अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मॉरल स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में अनोखे दरख्त का एक किस्सा। बहुत मुद्दत गुजरी, मुल्क शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। यही वजह थी कि रियाया उससे खुश थी। बादशाह को रंग बिरंगे दरख्त और फूलों के पौधे इकट्ठे करने का बहुत शौक था। उसने अपने महल के साथ एक बहुत बड़ा बाग बनवा रखा था जिसमें दूर दूर के मुमालिक से मंगवाए गए दरख्त और पौधे मौजूद थे। बादशाह रोजाना बाग की सैर करता और खुश होता। एक रात बादशाह सो रहा था कि उसने एक अजीब ख्वाब देखा कि आसमान से 4 खूबसूरत परियां उतरीं और जमीन पर टहलने लगीं। फिर एक परी ने दोनों हाथ हवा में लहराए और दरख्त का तना बन गया। ये तना सोने का था। अब दूसरी परी ने हाथ लहराए और वो दरख्त की शाखें बन गई। ये शाखें चांदी की थीं। तीसरी परी ने भी ऐसा ही किया और पत्तों की शक्ल इख्तियार कर गई। पत्ते हीरे जवाहरात के थे। तीनों परियों की जगह अब एक इंतहाई खूबसूरत दरख्त खड़ा था जिसके हीरे के पत्ते आपस में टकराते तो बड़ी दिलकश आवाज पैदा होती। अब चौथी परी की बारी थी। उसने हाथ लहराए और सुनहरी सेब बनकर शाखों से लटकने लगी। उसी वक्त तवे की तरह काला एक गिद्ध नमूदार हुआ और दरख्त पर बैठकर अपनी भद्दी आवाज में गाने लगा। गाना गाते हुए वो सुनहरी सेब खाता जा रहा था और एक शाख से दूसरी शाख पर फुदक फुदक कर नाच रहा था। उसी वक्त बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह की नींद अब उड़ चुकी थी। वो बेचैनी से ख्वाबगाह में टहलने लगा। उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि ऐसा अजीब और खूबसूरत दरख्त इसके बाग में भी होना चाहिए। सुबह हुई तो बादशाह ने शाही नजूमी को तलब किया और अपना ख्वाब सुनाकर पूछा, आखिर वो कैसी परियां थीं, कहाँ से आई थीं और मैं उन्हें किस तरह हासिल कर सकता हूँ? और इतने खूबसूरत दरख्त पर बैठने वाला काला गिद्ध वो क्या था? नजूमी ने फौरन हिसाब लगाया और बोला, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, मगर उसने मुझे जो इल्म अता किया है उसके मुताबिक वो परियां कोहकाफ के एक जालिम जादूगर की कैद में है। उसका नाम ढाढम जादूगर है। आपने दरख्त पर जो काला गिद्ध देखा था वो ढाढम जादूगर ही था। उसे मारकर परियों को हासिल किया जा सकता है। बादशाह ने फौरन ऐलान करवा दिया कि जो भी कोकाफ जाकर ढाढम जादूगर को मारकर 4 परियां आज़ाद कराकर लाएगा उसे आधी सल्तनत दे दी जाएगी। सल्तनत के लालच में बहुत से नौजवान गए मगर ढाढम से बच न सके। बादशाह के वजीर का एक बेटा था जिसे बादशाह अपने बेटों की तरह चाहता था। वो बड़ा बहादुर, सच्चा और रहमदिल इंसान था। उसने जब बादशाह को उदास देखा तो कोहकाफ जाने का इरादा किया और एक रात महल से निकल पड़ा। वजीर ज़ादे को कुछ इल्म न था कि कोहकाफ किधर है। वो तो खुदा के भरोसे पर निकल खड़ा हुआ था और जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं उसी से ही मदद मांगते हैं, उसकी दिल से इबादत करते हैं तो अल्लाह फिर उनकी मदद ज़रूर करता है। वजीरज़ादा जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक निहायत ज़ख्मी शख्स को देखा जो झाड़ियों पर पड़ा हाय हाय कर रहा था। वो शख्स बुरी तरह लहूलुहान था। वजीरज़ादा उसे उठाकर एक सायादार दरख्त तले लाया, उसे अपनी छागल से पानी पिलाया और जख्म धोकर पट्टी बांध दी। उस शख्स ने बताया कि वो एक सौदागर है जिसे डाकू दौलत छीन कर जख्मी करके यहाँ फेंक गए हैं। उसके बाद उस शख्स ने पूछा, ए नेकदिल इंसान, तू इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है? वजीरज़ादे ने उसे सारी बात बताई तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारी और तो कोई मदद नहीं कर सकता, मगर मुझे एक मंत्र आता है जिससे इंसान, जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकता है। मैं वो मंत्र तुम्हें बताए देता हूँ, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। सौदागर ने वजीरज़ादे को मंत्र बता दिया और चल दिया। वजीरज़ादा आगे बढ़ने लगा। एक दरिया के पास से गुजरते हुए उसने 2 मछलियों को किनारे पर तड़पते देखा।
جو نہ جانے کس طرح پانی سے نکل کر یہاں آ گری تھیں۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دے ورنہ ہم مر جائیں گی۔ دوسری مچھلی بولی، کیسی باتیں کرتی ہو، یہ آدمزاد ہماری زبان کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی انسان تو ہمیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھایا اور جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا، پھر سر اٹھایا اور بولی، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں گی، تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے جب ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ایسا وقت آیا تو پانی کی طرف منہ کر کر کہنا، آؤ مچھلیوں میری مدد کرو، ہم جہاں بھی ہوں گی تمہاری مدد کے لیے فوراً پہنچ جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ مچھلیاں غوطہ لگا کر پانی میں چلی گئیں اور وزیر زادہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے چونٹیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اسی وقت اسے چونٹی ملکہ کی آواز سنائی دی، کاش یہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے ورنہ اس کے پاؤں تلے آ کر میری رعایا کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ وزیر زادے نے یہ سنا تو دوسرے راستے کی طرف مڑ گیا۔ چونٹیوں کی ملکہ چلائی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی، اگر کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے پکار لینا۔ وزیر زادہ چلا جا رہا تھا کہ اسے مدد مدد کی باریک سی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا مگر مدد مدد کی آواز آ رہی تھی۔ وزیر زادے نے کان لگا کے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز تو سامنے والی جھاڑیوں میں سے آ رہی تھی۔ وہ اس طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بونا انسان جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بونا انسانی انگوٹھے کے برابر تھا۔ وزیر زادے نے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ بونا کہنے لگا، میں اس جنگل کے بونوں کا بادشاہ ہوں۔ میری سلطنت ایک درخت کے نیچے واقع غار میں ہے۔ آج میں غار سے باہر نکل کر سیر کر رہا تھا کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور مجھے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑی۔ میں نے شور مچایا تو چیل نے گھبرا کے مجھے چھوڑ دیا اور میں ان جھاڑیوں میں آ گرا۔ میں یہاں سے خود نہیں نکل سکتا تھا۔ شکر ہے کہ تم آ گئے اور میری مدد کی۔ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وزیر زادے نے اسے بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس ڈھاڈم کی ایسی تیسی، میں تمہیں ایک چادر دوں گا۔ اس چادر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے اوڑھ لیا جائے تو انسان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کئی سو سال سے ہمارے شاہی خاندان کی ملکیت ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ وزیر زادہ چل پڑا۔ وہ ایک گھنے درخت تلے پہنچا تو بونا بادشاہ اپنی سلطنت میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کئی بونے تھے جنہوں نے طلسمی چادر اٹھا رکھی تھی۔ یہ چادر رومال کے برابر تھی۔ وزیر زادے نے اسے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ بونے بادشاہ نے ہی اسے کوکاف کا پتہ بتایا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا، مشکلات کا مقابلہ کرتا وزیر زادہ کوکاف جا پہنچا۔ یہاں ایک عظیم الشان محل تھا جس کے سامنے 2 جن پہرا دے رہے تھے۔ وزیر زادے نے فوراً بونوں والی چادر سر پر رکھ لی تاکہ جن اسے دیکھ نہ سکیں اور وہ اطمینان سے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ ڈھاڈم جادوگر کا محل تھا۔ جو ہی وزیر زادہ محل میں داخل ہوا، جادو کی مینا چلانے لگی، ڈھاڈم ہوشیار، خبردار، محل میں باہر کا کوئی آدمی گھس آیا ہے، خبردار خبردار۔ ڈھاڈم اس وقت پلنگ پر سو رہا تھا، ہڑبڑا کر اٹھا، فوراً سامنے والی دیوار پر پھونک ماری۔ دیوار پر ایک کھوپڑی کی تصویر ابھر آئی جس کے منہ سے سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ ڈھاڈم چلایا، مقدس کھوپڑی، کون ہے جو میرے محل میں گھس آیا ہے؟ وہ پہرے دار جنوں سے کس طرح بچ گیا؟ مقدس کھوپڑی کی زبان ہلی اور آواز آئی، ڈھاڈم، وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، میں اس کی بس بو سونگھ رہی ہوں۔ وہ کوئی آدم ذات ہے مگر اس کے پاس کوئی پراسرار طاقت ہے، تبھی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈھاڈم جادوگر نے اپنے گنجے سر پر 2 ہتھڑ مارا، اچھل کر چھت کو ہاتھ لگایا اور کلابازی کھا کر بولا، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ جادوگر کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جادوگر کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وزیر زادے نے دیکھا کہ پاس ہی کئی پنجرے پڑے ہیں، ان میں چوہے، مینڈک اور خرگوش بند تھے۔ شاید جادوگر ان کا خون جادو بنانے میں استعمال کرتا تھا۔
वजीर ज़ादे ने चुपके से आगे बढ़ के एक पिंजरा खोला और एक चूहा पकड़ लिया। आगे बढ़कर जादूगर की चमकती टिन पर एक करारी चपत लगाई। जादूगर बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। उस वक्त वजीर ज़ादे ने चूहा जादूगर की कमीज में डाल दिया। चूहा कमीज में उछलने कूदने लगा। जादूगर बौखलाकर घबरा गया। उसके मुंह से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगीं जैसे कुत्ता और बिल्ली झगड़ रहे हों। उधर वजीर ज़ादे ने थप्पड़ों की फिर बारिश कर दी। ऊपर से थप्पड़, नीचे चूहे का नाच। जादूगर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सब मंतर वंतर भूल गया और बुरी तरह उछलता हुआ हाय हाय करने लगा। जादूगर के चेले चांटे आवाजें सुनकर भागे आए और अपने उस्ताद का ये हशर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटने लगीं। वजीर ज़ादे ने डरावनी आवाज बनाकर कहा, सब भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। जादूगर के चेलों ने जब ये भयानक आवाज सुनी तो उनके हाथ पांव फूल गए कि जिस बला ने उनके उस्ताद का ये हाल कर दिया है वो फिर इन्हें तो कच्चा ही चबा के खा जाएगी। वो सर पर पांव रखकर भाग निकले। इस दौरान चूहा जादूगर की कमीज से निकलकर नीचे गिर गया था, लेकिन थप्पड़ गंजी टिन को मुसलसल पिलपिला किए जा रहे थे। अब वजीर ज़ादे ने खंजर निकालकर जादूगर के सीने में घोंप दिया। जादूगर के हलक से जोरदार चीख निकली और वो तड़प तड़प कर हलाक हो गया। चारों परियां अब आज़ाद हो चुकी थीं। शहजादे ने तिलिस्मी चादर सर से उतारी और उनके सामने जाहिर हो गया। उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो बड़ी शुक्रगुजार हुई। पहली परी ने कहा, ए आदमजाद, हम पर तेरा एहसान है, लेकिन हम उस वक्त तक तेरे साथ नहीं जा सकती जब तक तुम हमारी 2 शर्तें पूरी ना कर दो। वजीर ज़ादे ने पूछा, वो 2 शर्तें क्या हैं? परी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और पास बहते दरिया में फेंक कर बोली, पहली शर्त तो यह है कि इसे 24 घंटों के अंदर अंदर पानी से ढूंढ कर लाओ। हम कल सुबह तुम्हारे पास आएंगी। ये तो नामुमकिन सी बात थी। वजीर ज़ादा दिन भर दरिया में गोते लगा लगा कर अंगूठी तलाश करता रहा, मगर कुछ हाथ ना आया। शाम के वक्त वो थक हार कर दरिया के किनारे उदास बैठा था कि अचानक उसे मछलियों का ख्याल आया। ये वही दरिया था जो जंगल से कोहकाफ के आगे तक बहता था। वजीर ज़ादे ने मछलियों से मदद लेने का फैसला किया और पानी में झुककर बोला, आओ मछलियों, मेरी मदद करो। इतना कहना था कि पानी में हलचल पैदा हुई और दोनों मछलियों ने पानी से सर निकालकर कहा, हम हाजिर हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। वजीर ज़ादे ने उन्हें अंगूठी ढूंढने का कहा। मछलियां मिनटों में अंगूठी ले आईं और वजीर ज़ादे के हवाले करके चली गईं। सुबह जब परियां आईं तो वजीर ज़ादे ने अंगूठी उन्हें दे दी। तब चारों परियों ने बाजरे के 4 थैले जमीन पर बखेर दिए। बड़ी परी ने कहा, तुम्हें ये बीज कल सुबह तक इकट्ठे करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हारे साथ चलेंगी। वजीर ज़ादा सोचने लगा कि ये किस तरह हो सकेगा। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये काम तो कई शख्स मिलकर भी एक दिन में नहीं कर सकते थे। वजीर ज़ादा ये सोचकर उदास हो गया कि वो ये शर्त पूरी ना कर सकेगा और नाकाम वापस जाएगा। यकायक उसके जहन में झमाका हुआ और वजीर ज़ादा उछल पड़ा। उसे चूंटियों की मलका याद आ गई। वो यकीनन अपनी रियाया के साथ मिलकर ये काम कर सकती थी। वजीर ज़ादे ने जंगल की तरफ मुँह करके कहा, आओ चूंटियों, मेरी मदद करो। कुछ ही देर बाद चूंटियों की एक बड़ी फौज आती दिखाई दी। उनके आगे चूंटियों की मलका थी। उसने कहा, तुमने हमें पुकारा, हम आ गईं, बताओ अब हमारे लिए क्या हुक्म है। वजीर ज़ादे ने कहा, मुझे ज़मीन पर बिखरे हुए बाजरे के ये बीज इकट्ठे कर दो। अरे ये भी कोई काम है? चूंटियों की मलका ने हंसकर कहा और अपनी तमाम रियाया समेत काम में लग गई। चंद घंटों में उन्होंने बाजरे के तमाम बीज इकट्ठे कर दिए और फिर चली गईं। अगले दिन सूरज तुलू हुआ तो चारों परियां आईं। बीज इकट्ठे देखकर वो बहुत हैरान हुई। वजीर ज़ादे ने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी थीं, चुनाचे वो उसके साथ चलने पर रजामंद हो गईं। परियों ने वजीर ज़ादे को उठाया और उड़ती हुई मुल्क शाम तक पहुंच गईं। वजीर ज़ादा परियों समेत दरबार में हाजिर हुआ। परियों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि जिसकी बदौलत वो जालिम जादूगर की कैद से रिहा हुई थीं। फिर चारों परियों ने अपने वादे के मुताबिक भरे दरबार के सामने अपने हाथ लहराए और फिर वो एक खूबसूरत दरख्त का रूप धार गईं, जिसका तना सोने का था, शाखें चांदी की थीं,
پتے ہیرے جواہرات کے اور اس پر خوبصورت سنہری سیب تھے۔ پھر اس درخت کو بادشاہ نے اپنے شاہی باغ میں لگانے کا حکم دیا۔ بادشاہ وزیر زادے سے بہت خوش ہوا اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اس نے آدھی سلطنت وزیر زادے کو دے دی